तो अब जाहिर सी बात है, हमने ये देखा था कि जो घरेलू सीमा होती है, तो डोमेस्टिक बाउंड्री जो होती है, तो डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब मैंने बताया था कि यार डोमेस्टिक बाउंड्री केवल पॉलिटिकल बाउंड्री जितनी होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा एक्सपेंडेड होती है और भी ज्यादा बड़ी होती है। अब उस डोमेस्टिक बाउंड्री से जो भी व्यक्ति इनकम कमाएगा, ठीक है, वो इस देश का जीडीपी का हिस्सा होगा। अब इसे ध्यान से समझ लेना मैं क्या बता रहा हूं। 4 कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे सिलेबस में डिफाइन कर रखे हैं, जो मुझे तुम्हें बताना है, और जितनी बार भी समझना है बस मुझसे पूछते रहना कि नहीं समझ आया। एक एक करके हम समझते हैं। एक चीज है जीडीपी, ठीक है, और एक चीज है जीएनपी। ठीक, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू आय। ठीक है, उत्पादन भी कह सकते हो, आय भी कह सकते हो, सकल घरेलू आय। अब नाम से पता लग रहा है कि घरेलू आय है। घरेलू आय मतलब क्या है? जो घरेलू सीमा के अंदर, जो आय घरेलू सीमा के अंदर कमाई जा रही है वो क्या है? घरेलू आय है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि उस घरेलू सीमा के अंदर हमारे देश का निवासी है या किसी दूसरे देश का निवासी है, लेकिन अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है हमारे घरेलू सीमा से, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री से, तो वो जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। इसे एक मैं डायग्राम से बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई डोमेस्टिक बाउंड्री जो थी, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि यार ये इंडिया है, ठीक है। और डोमेस्टिक बाउंड्री मैंने बताया, डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब कि यहां तक पानी वाला भाग भी हमारा, ब्लू इकोनॉमी वाला भाग भी डोमेस्टिक बाउंड्री है। अब इस देश में हमारे नागरिक तो है ही जो यहां से इनकम कमाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे विदेशी नागरिक भी हैं। और नागरिक क्या उनको बोलेंगे? विदेशी निवासी भी है। विदेशों के लोग भारत में आते हैं, ठीक है, जगह जगह से, और काम करते हैं यहां पर, ठीक है। वो यहां से काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम जनरेट करके अपने देश में ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब दोबारा याद रखना, विदेश के लोग यहां पर आए, उन्होंने काम किया, इनकम जनरेट की, आय को अर्जित किया, और इनकम लेकर वो बाहर अपने देश में वापस चले गए। तो क्या वो हमारे देश के निवासी हुए? नहीं हुए। वो निवासी कहां के कहलाए जाएंगे? अपने ही देश के कहलाए जाएंगे। वो समझ आ गई? क्योंकि वो विदेशों में आए, विदेशों से आए, भारत में आय अर्जित की, इनकम जनरेशन के बाद वो उस इनकम को लेकर चले गए। उन्होंने इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब है कि वो भारत के निवासी नहीं है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है वो। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम उनकी जो इनकम है उसको भी शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर इनकम जो थी वो जनरेट की थी, हमारी घरेलू सीमा के अंदर उन्होंने आय का सृजन या अर्जन किया था। ये बात ठीक है? तो जीडीपी में क्या होगा? अब जीडीपी की डेफिनेशन जो लिखते हैं वो क्या होता है? ऐसे लिखते हैं कि इसमें एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य शामिल होता है। पहली चीज तो इसमें गैर निवासियों द्वारा सृजित आय भी शामिल होती है, जो कि भारत के निवासी नहीं है, और जो आय भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो घरेलू आय में शामिल होती है, जीडीपी में शामिल होती है, क्योंकि ये घरेलू आय है, जीडीपी है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इन कॉमन सेंस या इन जनरल वे, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ मौद्रिक, जो उनका जो मूल्य है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष के दौरान। तो फाइनेंशियल ईयर तो मैं कई बार बता चुका हूं कि कहां से कहां तक होता है। फिर दोबारा से इसको फील करो, रटने वाली कोई बात नहीं है। फील ये करना है, इंडिया में पता नहीं कितने लोग विदेशों से आते हैं और यहां पर काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करके अपने देशों में निकल जाते हैं। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम हम उनकी इनकम भी काउंट करते हैं, और अपने यहाँ के जो निवासी थे, अपने यहाँ के जो रह रहे थे हमारे देश में, जो नागरिक है, उनकी भी इनकम को काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जीडीपी में गैर निवासियों की आय भी शामिल होती है। क्लियर बात? बस ये है। जिस तरीके से विदेशों के लोग भारत में आते हैं, काम करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं और बाहर चले जाते हैं,
इसी तरीके से भारत के भी लोग जाते हैं, जैसे तुमने देखा है कनाडा, इंडिया, लंदन, यहाँ पे इंडियंस कितने भरे हुए हैं। तो इस तरह से भारत के भी लोग विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम जनरेट करके वो आते हैं और भारत में आ जाते हैं, पैसा ले आते हैं भारत में। वो निवासी कहाँ के कहलाएंगे? वो इंडिया के। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में ही करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम उन लोगों की इनकम को पकड़ रहे हैं, उन लोगों की इनकम को हमने एक हाथ में रख लिया, और एक तरफ हमारे पास थी जीडीपी, और जीडीपी में से हमने उन लोगों की इनकम निकाल दी जो बाहर से आए थे। तो जीडीपी में उन लोगों की इनकम निकाल दी जो बाहर से आए थे। अब मेरे पास जीडीपी बची, और हाँ, और जो वो वाली इनकम थी जो बाहर से लोगों, हमारे लोगों ने बाहर से कमाया था, उनको मिक्स कर दिया, तो वो बन गया हमारा जीएनपी। फिर हम इसे बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को बोलते हैं। इसका मतलब दोबारा बता रहा हूं कि भाई जीडीपी था हमारे पास, मैंने बताया कि जीडीपी मतलब घरेलू सीमा के अंदर जो भी आय हमने कमाई। इस इनकम में तो उन लोगों की इनकम भी शामिल है ना जो हमारे निवासी नहीं है, गैर निवासी है। तो अगर हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, राष्ट्र की आय, तो हम पहले तो एक काम करेंगे, भाई देखो जो भी हमारे देश के निवासी नहीं थे वो पहले साइड हो जाओ, उनकी इनकम को करेंगे हम माइनस, और फिर हम देखेंगे कि हमारे भी निवासी थे जो कुछ बाहर काम कर रहे थे, भारत से बाहर। हमने कहा तुम्हारी जितनी इनकम थी उसको लेके आओ। उस इनकम को हमने देश की जो बची हुई जीडीपी थी उसमें प्लस किया, तो क्या बन गया? राष्ट्रीय आय बन गई, जीएनपी बन गया। तो इसको कैसे लिखते हैं बता देता हूं मैं। जैसे ये जीएनपी है कि भाई जो भी जीडीपी थी, है ना, तो एक चीज होती है, इसे बार समझना, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्या? नफिया या नफीफा। नफिया लिख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब इसे समझना, इसको हिंदी में लिखते हैं हम विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब ये इस वर्ड को देखना, शुद्ध लिखा है, मतलब विदेशों से शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय का मतलब ये है, हमने उदाहरण के लिए हमारे जो लोग थे जो विदेशों में काम कर रहे थे, उन्होंने कमाए 100 रुपए, ठीक है, और बाहर के जो लोग थे जो हमारे देश में थे उन्होंने कमाए 50 रुपए। तो मैंने क्या किया कि अब तुम ध्यान से देखना, 50 रुपए तो वो यहां से कमा ही रहे थे, 100 रुपए हमने वहां से कमाए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए पहले माइनस करेंगे, 100 रुपए फिर इसमें ऐड करेंगे। एक्चुअली में कितनी इनकम बढ़ेगी? 50 ही तो बढ़ेगी बस। तो इसलिए हम पहले ही क्या करते हैं, हम पहले ही कर देते हैं कि जो इनकम कमाई थी विदेशी जो निवासी थे उन्होंने, गैर निवासियों ने, और जो इनकम हमारे देश के निवासियों ने कमाई थी, हम पहले ही उसको माइनस कर देते हैं। उससे निकल आती है हमारी शुद्ध साधन आय, नेट इनकम निकल आती है हमारी। जैसे 100 कमाए, 100 जो कमाए थे वो हमारे यहाँ के निवासियों ने कमाए थे, ठीक है। 50 जो कमाए थे वो विदेशी निवासियों ने कमाए थे। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 50। मतलब ये है कि हमें सिर्फ इसमें 50 ऐड करना है। ये होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। विदेशों से जो भी हमारी शुद्ध साधन आय है, नेट फैक्टर इनकम है विदेशों से, ठीक है, तो उसको हम शामिल कर देंगे। तो ये हमारा जीडीपी जो बन जाता है, क्या बन जाता है? जीएनपी बन जाता है। सुनो मैं क्या बता रहा हूं एग्जांपल से कि जो नफिया वर्ड है, नफिया वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशों से शुद्ध साधन आय, और इंग्लिश में कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो जो नफिया वर्ड है कैसे निकलता है भाई? नफिया कैसे निकालते हैं? नफिया नफीफा ये कैसे निकाला जाता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा है क्या? तो फीफा माइनस फीटा करके जो इक्वल वो जो निकलता है वर्ड, वो नफिया ही होता है। इधर लिख दे रहा हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। ये तो ये ऐसे निकलता है, मतलब कि विदेशों से कितनी इनकम आई थी, विदेशों को कितनी इनकम हमने दी। अब जैसे मैंने बताया कि भाई हमारे देश के जो निवासी थे उन लोगों ने 100 रुपए कमाए थे, और जो गैर निवासी थे, नॉन रेजिडेंट्स, जो इंडिया में जिन्होंने इतने रुपए कमाए वो थे 50 रुपए। तो ये कितना आ गया? 50 रुपए आ गया। अब मान लो जीडीपी हमारी आई थी 500 रुपए, तो जीडीपी 500
और नफिया कितना आया था 50। तो कितना आ गया ये 550। तो ये क्या निकली 550 जीएनपी निकल गई है। ये बात क्लियर है। तो मैं दो वर्ड और लिख दे रहा हूं, एक है एनडीपी और एक है एनएनपी। ठीक है, अब जरा से समझना, इसको समझने से पहले तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एनडीपी में इस पर ध्यान देना तुम्हें। एन, ये स्टार्टिंग में जो एन है वो नेट के लिए है भाई, नेट के लिए है। स्टार्टिंग का जो एन होगा वो नेट के लिए होगा, नेट शुद्ध। और जो बाद वाला एन होगा वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय है, नेशनल। तो पहले हमेशा इसको अपने दिमाग में बैठा लो, पहले वाला एन नेट के लिए होगा, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू आय, ठीक है। तो पहले वाला नेट के लिए। अब हमारे पास ना दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। नेट, ठीक है, इसे समझ लेना, आम भाषा में समझते हैं इसे, ठीक है। मान लेते हैं कि ऋतिक है और वो 4 लाख रुपए कमाता है, महीने में 5 लाख कर देते हैं ताकि इजी रहे। महीने में ऋतिक कमाता है 5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अब जितनी इनकम कमा रहा है उतना उसे टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये जब घर से जाता है तो कार से जाता है क्योंकि पैसे वाला है। और तुम्हें पता है पेट्रोल की कीमत भी आजकल बहुत महंगी है, तो उसे पेट्रोल पर भी खर्च करना पड़ता है। और जहां पे ही जाता है ना, कंपनी ने इसे ये कह रखा है कि देखो खाने पीने का और रहने का ना तुम अपना देखना, मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला। कंपनी का मैनेजर ये बात कह रहा है। तो यानी ऋतिक को क्या करना पड़ता है, इनकम तो इसको मिलती है 5,000 रुपए, 5 लाख, आई एम सॉरी लेकिन 5 लाख में इसका कुछ पैसा जाता है किस पर, पेट्रोल पर, रेंट देता है जहां पर ही रहता है, खाने पीने का इसका खर्चा, और ये सारी चीजें करने के बाद इसका 1 लाख रुपए इसमें चला जाता है क्योंकि ये ताज होटल जैसे होटल में रहता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 लाख रुपए जो इनकम थी वो इनकम इसकी है ग्रॉस इनकम, इसे कहते हैं हम सकल आय। लेकिन वो सब काट पीट के, ठीक है, ऊपर से 1 लाख में इसमें टैक्स भी मिला दिया कि इसने टैक्स भी दे दिया भाई गवर्नमेंट को। तो इसने टैक्स दे दिया, इसका जो रहने खाने का खर्चा था वो इसने निकाल दिया, ठीक है, और पेट्रोल का खर्चा था वो निकाल दिया। सब कुछ निकालने के बाद इसके पास बचे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए जो इनकम है ना वो इसकी होगी नेट इनकम, और जो 5 लाख है वो उसकी होगी ग्रॉस इनकम। ये बात समझ आ गई है। तो नेट मतलब इसीलिए उसे शुद्ध कहते हैं। शुद्ध मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई देखो ये इनकम मत बताओ, काट पीट के बताओ तुम्हारे पास बचता कितना हकीकत में। शुद्ध इनकम मतलब ये कि तुम्हारे पास कितना बचता है, वो शुद्ध इनकम है। तुमने कोई बिजनेस स्टेबलाइज किया, उसके बाद क्या है कि अब तुम मशीनों पर भी खर्च करते होंगे, मशीनों पर खर्च कर रहे हो, उसकी रिपेयरिंग पर खर्च कर रहे हो, और तुम कमा रहे हो उससे 1 लाख रुपया, 20,000 रुपए तो मशीन सही करवाने में, ठीक है, और इन सब चीजों में निकल जाता है। तुम्हारे पास 80,000 रुपए एक्चुअली में बचता है। तो 80,000 तुम्हारी नेट इनकम है, जबकि ग्रॉस इनकम क्या थी 1 लाख। ये बात समझ आ गई। तो इसी तरीके से आप समझना, ये जो मैंने जो कॉस्ट बताई रहने पीने की, खाने की, अर्थव्यवस्था में बता चुका हूं, इकोनॉमी में से कहते हैं मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, है ना। मेरे पास अभी जो मैंने बताया एक चीज थी जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी थी, इसमें से मैं क्या कर दूं, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, डी, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जीडीपी मैंने मान लो 1 लाख रुपए कमाई, तो जीडीपी में तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो भी शामिल है। 1 लाख रुपए कमाया लेकिन 20,000 खर्च भी तो किया मेंटेनेंस पर, तो मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि डेप्रिसिएशन, अगर मैं उस मेंटेनेंस कॉस्ट को 20,000 रुपए का हटा दूं तो मेरी नेट निकल आएगी जीडीपी कितनी होती है। मतलब कि मशीनें जो खराब हो जाती है उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट, ये सब डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। ये कोचिंग है, पेंट वेंट डेंटिंग पेंटिंग कराना है, इसका किराया निकाल दो, ठीक है, बेंच पर अगर मैंने किसी महीने खर्च किया वो, तो ये सब जो हो जाएगा ये डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है, ठीक है। अगर मैं उसको हटा दूंगा तो नेट निकल जाएगी मेरी इनकम। तो इसलिए जब जीडीपी में से हम ये फालतू की चीज निकाल देते हैं ना, फालतू की चीज मतलब डेप्रिसिएशन, तो हमारा एनडीपी निकल आता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है फिर, अब ये कि अगर जीएनपी माइनस में क्या करूं, डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी
है ना, क्योंकि जीएनपी था और डेप्रिसिएशन माइनस किया मैंने। पहले वाले जी को एन में बदलने के लिए डी माइनस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, याद रखना। पहले वाले जी मतलब ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए, सकल को शुद्ध में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ता है। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये ही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ठीक, तो ये समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि अभी तुमने ये सीखा जीडीपी से एनडीपी पर कैसे जा रहे हैं। अगर हमें जीएनपी से एनडीपी पर जाना हो तो ठीक है, नहीं ऐसे कैसे प्लस हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी इसमें चीजें अपनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा ये। ठीक है, और आगे चलकर बिल्कुल, और क्योंकि हमें ये देखना है ना कि हमें अभी मैं क्लास में बताऊंगा, बहुत नॉर्मल चीज थी, इसके बाद अगली क्लास में हम समझेंगे ये चीज, क्योंकि अभी तो और चीज आएगी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये भी आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, जैसे देखो क्वेश्चन ये आएगा जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी में जाना है, तो क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा। एक तरफ तुम्हें दे दिया जीडीपी एमपी और तुम्हें बोल दिया कि भाई एनडीपी एफसी में जाओ, तो क्या होगा, क्या माइनस क्या प्लस। बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला रटना नहीं है, बन जाएगा अपने आप, ये जो बताया था बस। ठीक है, यही समझना है। अभी अगली क्लास में हम आगे देखेंगे इसको।